हेलो कैंडिडेट्स, आइए बेटा बात करते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन विलय और यह चैप्टर जो है आप ये मान लीजिए अब समाप्त होने की कगार पर है। तो टॉपिक की जब हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ाया था आपको वन हाफ कारक आपको पढ़ाया गया पिछले वीडियो में। आई से इसको प्रदर्शित करते हैं और क्या होता है कि आप इसे लिखेंगे घटक का प्रायोगिक मान बटे घटक का, अब यहाँ पे घटक विलेय या फिर विलायक नहीं है, यहाँ पे घटक है अणुसंख्य गुणधर्म। आप अणुसंख्य गुणधर्म लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखिए अणुसंख्य गुणधर्म, है ना, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणुसंख्य गुणधर्म का वास्तविक मान। लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये पढ़ाया जा चुका है। अब जो पढ़ाया जाएगा वो क्या पढ़ाया जाएगा, वो इसी से संबंधित है। देखिए आप लोग पढ़े हैं, ऐसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान या अपेक्षित मान भी इसको कह सकते हैं, है ना। अब ऐसे कह सकते हैं भाई ये मान अणुसूत्र से ही बना होगा और ये भी किससे बना होगा, अणुसूत्र से बना होगा, है ना। फिर से हम कह सकते हैं अणुसूत्र जैसे कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कणों की संख्या है और ये भी क्या है, कणों की संख्या ही है। ये प्रायोगिक कणों की संख्या और ये वास्तविक कणों की संख्या है, अपेक्षित कणों की संख्या है, सामान्य कणों की संख्या है। ये कहने के बाद आप जब कण कहेंगे, अणुसूत्र कहेंगे तो अणुभार आएगा। बात समझ आई? तो आपका क्या ये बनेगा, आप लिखेंगे प्रायोगिक अणुभार। क्या लिखेंगे बेटा, प्रायोगिक अणुभार लिख दिया। और यहां पे लिखेंगे सामान्य अणुभार। यहां पे क्या लिखेंगे, सामान्य अणुभार। समझिएगा फिर नोट करिए क्या निकल के आया, सामान्य अणुभार। क्या निकल के आया, सामान्य अणुभार। और ये जो सामान्य अणुभार है यही आपकी हेडिंग है आज, सामान्य अणुभार क्या होते हैं। सामान्य अणुभार यहां पर बटे इधर आएगा तो एक किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसे सामान्य अणुभार बराबर प्रायोगिक अणुभार बटे आई, मतलब मान का कारक। या हम ऐसे कह सकते हैं आई, ये देखिए बटे में है, ये किसमें है, गुणे में है। अगर हम ये साइन हटा दें, एक मिनट के लिए आप देखिए, आई इक्वल टू ये बराबर का साइन जब हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह यहाँ पाएगा। समानुपाती का जब निशान आता है तो बेटा एक कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट एक हटाया जाता है। प्रायोगिक अणुभार जो होता है वो निश्चित हो सकता है, प्रायोगिक अणुभार जो होता है वो निश्चित हो सकता है। अगर हम सामान्य अणुभार को नियतांक मान लें तो प्रायोगिक अणुभार अनिश्चित हो सकता है, सामान्य अणुभार निश्चित होगा। तब ये जो आई है ये ऊपर है तो आई प्रायोगिक अणुभार के समानुपाती। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, प्रायोगिक अणुभार के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, जबकि सामान्य अणुभार के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा।
सामान्य अणुभार के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। या हम इस तरह से कहें कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो यौगिकों के कणों के सामान्य अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जबकि उनके प्रायोगिक अणुभार के समानुपाती होते हैं। ऐसे अब जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एक फार्मूला बनेगा, यहां से क्या बनेगा, प्रायोगिक अणुभार बराबर I गुणे सामान्य अणुभार। आप इस तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। सामान्य अणुभार की आप परिभाषा क्या लिखेंगे, तो आप परिभाषा ये लिखेंगे कि किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म वाले यौगिक में या अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करने के लिए वांट हाफ कारक प्रयुक्त कणों के भार को ही क्या कहते हैं, सामान्य अणुभार कहते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप परिभाषा पर ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले पर। प्रायोगिक अणुभार बराबर I गुणे सामान्य अणुभार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, ठीक है। वांट हाफ कारक आपको बताया गया था, वांट हाफ कारक में आपको क्या क्या बताया गया था, हमने आपको बताया था जैसे वाष्प दाब के लिए आपको अलग याद करना है ना। देखिए आई वाष्प दाब आपको जैसे याद करना है, आई वाष्प दाब तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का प्रायोगिक मान बटे वाष्प दाब का आपेक्षिक सापेक्षिक या फिर सामान्य या फिर वास्तविक मान। आपेक्षिक के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपेक्षिक मान। ऐसे ही आई हिमांक लिखेंगे आप, आई क्वथनांक लिखेंगे, क्वथनांक का प्रायोगिक मान बटे क्वथनांक का आपेक्षिक मान। आई हिमांक अगर लिखा जाएगा तो हो जाएगा हिमांक का प्रायोगिक मान बटे हिमांक का क्या हो जाएगा, आपेक्षिक मान। आई वाष्प दाब हो गया, क्वथनांक हो गया, हिमांक हो गया, अब क्या बचा आपका परासरण दाब। पाई भी आप इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, परासरण दाब का प्रायोगिक मान बटे परासरण दाब का आपेक्षिक मान। देखते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, गेस कर लीजिए, ऐसे आप देख लीजिए। तो ये हुआ आपका जो पढ़ाया जा चुका है या जो पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक आपका लगभग खत्म होने वाला है, चैप्टर आपका ये जो है वो लगभग खत्म होने वाला है। ये आप पढ़ लीजिए, ये आपको लगा होना चाहिए। जैसे ही वांट हाफ कारक की बात की जाएगी तो बात किसकी हो जाती है, वहां पर सामान्य अणुभार की। अगर आपसे पूछा जाए वांट हाफ कारक प्रायोगिक अणुभार के क्या होता है, समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती, तो आप क्या कहेंगे बेटा, समानुपाती। क्यों, क्योंकि वांट हाफ कारक बना हुआ है अणुसंख्य गुणधर्म के कारण। अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो विलयन और विलायक के कणों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। विलयन और विलायक के कण जो होते हैं उनका जो भार होता है वो प्रायोगिक अणुभार होता है, जबकि उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब यौगिक का जो मोलर अणुभार होता है उसका सामान्य अणुभार होता है। इसलिए आपको ये कहना आवश्यक है कि कोई भी वांट हाफ कारक जो होता है वो विलय के कणों के समानुपाती होता है। या फिर अगर आपको फिर से कहना है तो आप ये कह सकते हैं कि विलय के कणों के मोलर अणुभार या
समीकरणों की बात करेंगे उनके क्या होता है, व्युत्क्रम समानुपाती होता है। आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि वहां था प्रायोगिक अनुभाग के समानुपाती, जबकि सामान्य अनुभाग के व्युत्क्रम समानुपाती होता है। ये सबसे बढ़िया बात समझ में आगे होगी। आगे अगर बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद आप सामान्य अनुभाग बचा है वो भी हम आपको तब बताएंगे जब हम आपको फार्मूले बताएंगे। ठीक है, फार्मूले के न्यूमेरिकल्स आपको क्लास में पढ़ने, ये आप जरूर याद रखें। ये फार्मूले आप थोड़ा अपने याद कर लीजिए। ठीक है, और प्रायोगिक या सापेक्षिक में इतना ही अंतर होता है कि प्रायोगिक जो होते हैं वो हमेशा प्रयोग के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं, आपेक्षिक उनकी मोलरता के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। बाकी आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। जितना भी पढ़ाया जा चुका है आप उसका रिवीजन करके रहिए और फिर मिलते हैं अगले